आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए विशेष है जो चेक बाउंस मामले से जुड़े हुए हैं या इस विषय को सही ढंग से समझना चाहते हैं, क्योंकि आगे हम बात करने वाले हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 139 की, जो चेक बाउंस मामलों में न्यायालय की सोच और निर्णय की दिशा तय करती है। धारा 139 की वास्तविक शक्ति को समझे बिना इस प्रकार के मामलों को समझना अधूरा रह जाता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो या आप अपना अनुभव साझा करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें। अगर मैं कहूं कि सिर्फ एक दस्तखत किया हुआ चेक आपको एक आपराधिक मुकदमे में फंसा सकता है और ये साबित करना भी जरूरी नहीं कि आपने वाकई कोई पैसा लिया था, तो क्या इस पर यकीन होगा? हाँ, सुनने में तो ये बिल्कुल नामुमकिन लगता है। मतलब ये तो कानून के उस बुनियादी सिद्धांत के ही खिलाफ है जिसे हम सब जानते हैं कि कोई भी तब तक निर्दोष है जब तक दोषी साबित न हो जाए। बिल्कुल, यहाँ तो बात बिल्कुल उल्टी लग रही है। हाँ, लेकिन ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि भारत में चेक बाउंस से जुड़े कानून की ये कह सकते हैं बहुत ही चौंकाने वाली हकीकत है। आज हम इसी की गहराई में उतर रहे हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कानून क्यों बना और कैसे इसकी सिर्फ एक धारा, एक सेक्शन पूरे मुकदमे का रुख ही पलट कर रख देती है। और हम खास तौर पर दो धाराओं पर ध्यान देंगे। एक है धारा 138 जो सजा के बारे में है, लेकिन असली कहानी जैसा आपने कहा वो धारा 139 की है। अच्छा, वो एक बहुत ही शक्तिशाली कानूनी सिद्धांत यानी कानूनी अनुमान या लीगल प्रिजम्पशन से जुड़ी है। और मेरा मानना है कि इस एक धारा को समझना चेक बाउंस के कानून को आधा समझने जैसा है। तो आज का हमारा मिशन साफ है, ये पता लगाना कि धारा 139 में ऐसी क्या खास बात है। ये कैसे सबूत का सारा बोझ शिकायत करने वाले से हटाकर उस इंसान पर डाल देती है जिसके खिलाफ केस हुआ है, और कैसे ये एक ही धारा किसी के लिए ढाल तो किसी के लिए तलवार बन जाती है। चलिए तो फिर इस कानूनी गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बुनियादी सवाल पर आते हैं। ये कानून आखिर बनाया ही क्यों गया? हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका मकसद बहुत सीधा था, व्यापार और लेन देन में चेकों को भरोसेमंद बनाना। सही, ताकि लोग चेक को लगभग कैश की तरह ही मान सकें। बिल्कुल, आप सोच कर देखिए, अगर हर कोई चेक लेने से पहले ये जांच पड़ताल करने लगे कि भाई देने वाले के खाते में पैसे हैं भी या नहीं, तो व्यापार करना कितना मुश्किल हो जाएगा। पूरी अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। हाँ बिल्कुल, इसी भरोसे को कानूनी जामा पहनाने के लिए ये एक्ट बनाया गया और इस भरोसे की नींव यही दो धाराएं हैं, 138 और 139। धारा 138 तो सीधी बात करती है, अगर चेक बाउंस हुआ तो 2 साल तक की जेल या चेक की रकम का दुगना जुर्माना हो सकता है। ये तो हुई सजा। हाँ। लेकिन सजा तक पहुंचने का जो रास्ता है वो धारा 139 से होकर गुजरता है और यहीं पर चीजें मतलब उलझना शुरू होती हैं। और यहीं पर हमारा असली विश्लेषण शुरू होता है। धारा 138 अगर मंजिल है तो धारा 139 वो रास्ता है जो उस मंजिल तक ले जाता है, और वो रास्ता आरोपी के लिए बहुत पथरीला है। तो चलिए इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। ये कानूनी अनुमान आखिर है क्या भला? धारा 139 असल में कहती क्या है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है कानूनी अनुमान का सिद्धांत। इसका मतलब है कि कानून कुछ बातों को बिना सबूत के ही सच मानकर चलता है। अच्छा, जब तक कि उन्हें गलत साबित न कर दिया जाए। धारा 139 कहती है कि जैसे ही अदालत में ये साबित हो जाता है कि चेक पर दस्तखत आरोपी के हैं और वो चेक शिकायतकर्ता के पास है, तो अदालत ये मान लेगी कि वो चेक किसी असली कर्ज या कानूनी देनदारी को चुकाने के लिए ही दिया गया था। एक मिनट, मतलब अगर किसी ने केस किया है तो उसे अदालत में ये साबित करने की जरूरत ही नहीं है कि उसने उधार बिल्कुल नहीं दिया था। उसे कोई बैंक स्टेटमेंट, कोई गवाह, कोई अग्रीमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं, सिर्फ साइन किया हुआ चेक ही काफी है। बिल्कुल, ये इस धारा की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली बात है। अदालत अपनी कार्यवाही ये मानकर शुरू करती है कि कर्ज असली है और देनदारी मौजूद थी। अरे बाप रे! सोचिए, मुकदमा शुरू होने से पहले ही स्कोर 1-0 है और आरोपी पहले से ही पीछे चल रहा है। ओहो। शिकायतकर्ता को बस चेक, बैंक से मिला बाउंस मेमो और कानूनी नोटिस अदालत में पेश करना होता है। इसके बाद सारी जिम्मेदारी आरोपी की हो जाती है। ये तो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका देने वाली बात है। आप कटघरे में खड़े हैं और जज पहले से ही ये मानकर चल रहा है कि आप देनदार हैं। ये तो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी के सिद्धांत को सिर के बल खड़ा कर देता है। यहाँ तो मामला लायबल अंटिल प्रूवन इनोसेंट जैसा लग रहा है। आपने इसे एकदम सही पकड़ा है। कानून की भाषा में इसे रिवर्स ओनस कहते हैं, यानी सबूत का बोझ
बोझ, बर्डन ऑफ प्रूफ, वो उलट जाना। अच्छा, रिवर्स ओनस। हाँ, आमतौर पर जो आरोप लगाता है उसे साबित करना पड़ता है, लेकिन यहाँ जिस पर आरोप लगा है उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ती है। उसे अदालत को ये यकीन दिलाना पड़ता है कि कोई कर्ज था ही नहीं या चेक किसी और वजह से दिया गया था। लेकिन क्या ये निर्दोष लोगों के लिए बहुत ज्यादा कठोर नहीं है? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मैंने अपने किसी दोस्त को एक खाली चेक पर साइन करके दे दिया सिक्योरिटी के तौर पर। ठीक है। उसने कहा कि एक बड़े सौदे के लिए गारंटी चाहिए, बाद में लौटा दूंगा। मैंने भरोसा कर लिया। अब 1 साल बाद वो उस चेक में 5 लाख रुपए भरकर बैंक में लगा देता है और मेरे खिलाफ केस कर देता है। मैंने तो उससे 1 रुपया भी नहीं लिया। अब मैं क्या करूंगा? ये एक बहुत ही आम और मुश्किल स्थिति है और यहीं पर कानून की अगली परत खुलती है। आपका सवाल सीधा इस मुद्दे पर आता है कि अब आप यानी आरोपी अपना बचाव कैसे करेंगे? क्या आपको 100% यानी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये साबित करना होगा कि आप निर्दोष हैं? अगर ऐसा करना पड़ा तब तो ये लगभग नामुमकिन है। मैं कैसे साबित करूंगा कि एक बंद कमरे में हुई बातचीत में क्या तय हुआ था? और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में ये साफ किया है कि आरोपी पर इतना सख्त बोझ नहीं डाला जा सकता। उसे एक कम सख्त मानक पूरा करना होता है जिसे कहते हैं प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। ये संभावनाओं का संतुलन क्या है? इसका मतलब है कि आरोपी को जज के मन में सिर्फ एक वाजिब शक पैदा करना है। उसे तराजू को अपनी तरफ पूरा पलटना नहीं है, बस हल्का सा झुकाना है। अच्छा, उसे ये दिखाना है कि उसकी कहानी शिकायतकर्ता की कहानी के मुकाबले थोड़ी ज्यादा मुमकिन, थोड़ी ज्यादा विश्वसनीय लगती है। अगर जज को ये लगने लगे कि हाँ 51% चांस है कि आरोपी सच कह रहा है, तो भी उसका काम बन सकता है। ठीक है, तो मेरे वाले उदाहरण में मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं अदालत में क्या तर्क दूंगा? आपके पास कई तरह के बचाव हो सकते हैं। पहला, जैसा आपने कहा, आप ये साबित करने की कोशिश कर सकते हैं कि चेक सिर्फ सुरक्षा या सिक्योरिटी के तौर पर दिया गया था, किसी मौजूदा कर्ज के लिए नहीं। दूसरा, आप ये दिखा सकते हैं कि अगर कोई छोटा मोटा कर्ज था भी तो उसे पहले ही कैश में या किसी और तरीके से चुका दिया गया था। और क्या रास्ते हो सकते हैं? एक और मजबूत बचाव ये हो सकता है कि आपके चेक का दुरुपयोग हुआ है। मान लीजिए आपका चेक खो गया था और किसी गलत हाथ में लग गया। अच्छा, ये भी हो सकता है। या फिर ये तर्क दिया जा सकता है कि पूरा लेन देन ही गैर कानूनी था, जैसे किसी सट्टे की रकम या किसी अवैध काम के लिए दिया गया चेक कानून की नजर में लागू नहीं कराया जा सकता। लेकिन जाहिर है सिर्फ अदालत में खड़े होकर ये कह देना कि जनाब ये तो सिक्योरिटी चेक था या मैंने पैसे कैश में लौटा दिए थे, ये काफी तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर 90% आरोपी गलती कर बैठते हैं। सिर्फ जुबानी बयान की कोई खास कीमत नहीं होती, खासकर तब जब कानून का अनुमान पहले से आपके खिलाफ हो। तो फिर आपको अपनी कहानी को मजबूत बनाने के लिए कुछ न कुछ सबूत पेश करना होगा। कोई दस्तावेज, कोई ईमेल, कोई व्हाट्सएप चैट, कोई गवाह, या कम से कम हालातों का एक ऐसा ताना बाना बुनना होगा जिससे आपकी कहानी विश्वसनीय लगे। हमारे स्रोत कुछ आम गलतियों का भी जिक्र करते हैं जो लोग अक्सर करते हैं और अपना केस खुद ही कमजोर कर लेते हैं। इन पर बात करना बहुत जरूरी है। हाँ, और ये गलतियां अक्सर केस का नतीजा तय कर देती हैं। सबसे बड़ी और पहली गलती है बेयर डिनायल। मतलब बिना किसी सबूत के सिर्फ ये रट लगाना कि मैंने तो पैसे लिए ही नहीं थे। अदालत इसे सबसे कमजोर बचाव मानती है क्योंकि ये धारा 139 के अनुमान को सीधी चुनौती देता है, लेकिन बिना किसी हथियार के। और दूसरी बड़ी गलती, मैंने सुना है लोग अक्सर शुरुआती कानूनी नोटिस को नजरअंदाज कर देते हैं। क्या ये भी एक बड़ी चूक है? ये एक बहुत बड़ी चूक है। जब चेक बाउंस होता है तो शिकायतकर्ता पैसे मांगते हुए एक कानूनी नोटिस भेजता है। ये आरोपी के लिए पहला मौका होता है अपनी कहानी आधिकारिक तौर पर बताने का। अगर उस दोस्त ने आपको 5 लाख का नोटिस भेजा और आप जानते हैं कि कोई लेन देन नहीं हुआ, तो आपको उसी समय नोटिस का जवाब देकर कहना चाहिए था कि ये चेक सिक्योरिटी के लिए था और तुम इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो। और अगर आप चुप रह गए तो? अगर आप चुप रह जाते हैं तो अदालत में जज पूछता है, जब पहली बार आरोप लगा तब तो आप चुप थे, आज इतने महीनों बाद पहली बार ये कहानी क्यों याद आई? आपकी चुप्पी आपके खिलाफ एक मजबूत सबूत बन जाते हैं। और तीसरी गलती? तीसरी और आखिरी बड़ी गलती है जिरा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान अपनी ही कहानी में फंस जाना। अगर आपके बयानों में विरोधाभास है, आप सवालों का गोलमोल जवाब देते हैं या आपकी कहानी भरोसे के लायक नहीं लगती, तो आपकी बची खुची विश्वसनीयता भी खत्म हो जाती है। फिर जज के पास उस कानूनी अनुमान पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता जो धारा 139 ने पहले से बना रखा है। तो सारी चर्चा घूम फिर कर धारा 139 की ताकत पर ही आ टिकती है। स्रोतों में एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है। धारा 139 शिकायतकर्ता के लिए एक ढाल है और आरोपी के लिए एक तलवार। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर
कर देखें तो ये इस कानून का पूरा सार है। ये धारा शिकायतकर्ता को इस झंझट से बचाती है कि उसे हर छोटे बड़े लेन देन का कच्चा चिट्ठा अदालत में साबित करना पड़े। तो ये उसके लिए एक ढाल की तरह काम करती है। बिल्कुल। और साथ ही ये आरोपी के सिर पर एक तलवार की तरह लटकती रहती है, जो उसे ये साबित करने पर मजबूर करती है कि चेक किसी असली देनदारी के लिए नहीं था। तो एक तरह से ये कानून व्यापारिक लेन देन की रफ्तार और आसानी को एक व्यक्ति के अधिकारों पर तरजीह देता है। मतलब इसका मकसद सिस्टम को सुचारू रूप से चलाना है, भले ही इसमें किसी निर्दोष के फंसने का खतरा ही क्यों न हो। आप ऐसा कह सकते हैं, कानून का मकसद संतुलन साधना है। अगर ये धारा ना होती तो कोई भी चेक लेने से कतराता। हर केस सालों तक सिर्फ ये साबित करने में ही निकल जाता कि पैसा दिया भी गया था या नहीं। इससे तो पूरी चेक प्रणाली ही ढह जाती। हाँ, इस कानून का इरादा ही यही है कि जब कोई आपको चेक दे तो आप ये भरोसा कर सकें कि ये कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि कैश के बराबर है। धारा 139 इसी भरोसे को कानूनी ताकत देती है, को एक बहुत शक्तिशाली कानूनी हथियार बना देती है। ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि एक वैध कर्ज का जीता जागता अनुमान है। और इसका सीधा नतीजा ये होता है कि सबूत का पूरा बोझ आरोपी पर आ जाता है कि वो साबित करे कि कोई कर्ज स्थायी नहीं, जिसके लिए उसे अपनी कहानी को सिर्फ जुबानी तौर पर नहीं बल्कि सबूतों और संभावनाओं के आधार पर ज्यादा विश्वसनीय बना के पेश करना होता है। ये सब जानने के बाद एक विचार मन में आता है जिसे हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जब एक खाली दस्तखत किया हुआ चेक भी कानूनी तौर पर इतना विस्फोटक हो सकता है, तो ये हमारे आपसी भरोसे और जोखिम की समझ के बारे में क्या कहता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। हम अक्सर भरोसे में, दोस्ती में या मजबूरी में ऐसे चेक दे देते हैं, लेकिन उस एक दस्तखत के साथ हम अपनी कितनी बड़ी जिम्मेदारी, अपनी आर्थिक आजादी किसी और के हाथ में सौंप देते हैं, शायद इसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। इस सीधे साले दिखने वाले लेन देन में कितना बड़ा दायित्व छिपा हो सकता है। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको धारा 139 की वास्तविक भूमिका और उसकी कानूनी ताकत को समझने में सहायता मिली होगी। यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो या आपको लगता हो कि यह वीडियो किसी चेक बाउंस मामले से जुड़े व्यक्ति के काम आ सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही सरल भाषा में सटीक कानूनी जानकारी निरंतर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी आपसे छूट न जाए। और यदि आपके मन में अभी भी कोई सवाल है या आप अपने मामले से जुड़ा कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपके सवालों पर आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।